अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। एंड वी वर थिंकिंग कि जो लास्ट 10 डेज ऑफ द ईयर होते हैं ना, उसमें अब मैं कहूँ कि ना कहूँ, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना काम करना या एनीथिंग। यू आर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ मूड। मुझे लग रहा होता है कि तो बच्चों की छुट्टियां होती हैं, फिर बहुत से लोगों की अदरवाइज छुट्टियां होती हैं, फिर एक फेस्टिव सीजन होता है, फिर हमारे यहाँ शादी सीजन होता है या दावत सीजन होता है, बहुत कुछ हो रहा होता है। ऑलमोस्ट एवरी डे या फिर ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे आपको कहीं ना कहीं रात में शक्ल दिखानी होती है, ऑलमोस्ट एज इफ कि वो साल का एंड हो रहा होता है और लोगों को या फिर जिसने भी कोई गेट टुगेदर करनी हो या कोई ओकेजन कुछ भी करना हो तो बस वो दिन याद आ जाते हैं कि भाई साल ख़त्म हो रहा है, कुछ कर लो टाइप। तो एवरी डे इज़ अ बिजी डे एंड दिस इज़ आई थिंक एवरीवेयर। मतलब कि हर या तो आपको दावत पे जाना है या आपको किसी की मेहंदी माइयों बारात वलीमे पे जाना है। शादियां तो खैर वो चल ही रही हैं, वो भी चल रही है। सो रात को आप ज़ाहिर देर से ही ख़त्म करते हैं अपना दिन और उसके बाद अगले दिन अपने काम पे आना होता है, तो ये रूटीन डिस्टर्ब रहता है। और इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऑफ द ईयर, फर्स्ट टाइम इन सो मेनी ईयर्स, ये हर साल ऐसी ही सूरत-ए-हाल बहुत से लोगों के साथ और इसीलिए अभी जब हम तैयार हो रहे थे एंड वी वर एवरीबॉडी वाज टुगेदर एंड वी वर जस्ट थिंकिंग द लास्ट 10 डेज कैन बी टफ इफ यू आर वर्किंग आल्सो, बट छुट्टी हो जानी चाहिए दुनिया में ना कि आखिरी 10 दिन बस इसी तरह ही रहो। और एक्चुअली दुनिया में होती भी है बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड ऑल, लेकिन ऑफ कोर्स वी हैव अदर न्यूज़। सो अभी जो है वैसे छुट्टियां तो हो गई हैं, लेकिन वो जो छुट्टी की ज़रूरत जिस सर्दी में हो वो यूजुअली होता है कि जब वो वाली सर्दी खत्म एज इन छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो सर्दी पड़ना शुरू होती है। हाँ, क्योंकि सर्दी तो सही कड़ाकेदार सर्दी जिसको कहते हैं ना वो जनवरी में, वो जनवरी में तो दिसंबर इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द सर्दी और फिर वो ठीक ठाक किस्म की होती है तब, और फिर सारे बच्चों वगैरह को स्कूल जाना होता है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट कुछ हल्का फुल्का आगाज करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। दौरा न्यूजीलैंड के लिए हल्का फुल्का एनीमोर, ये बड़ा के लिए हमने अभी ऑस्ट्रेलिया में जारी हमारी टेस्ट सीरीज की बात नहीं की ना, उससे हमें जरा डिप्रेशन शुरू हो जाता है। लेकिन अदरवाइज हमारी 17 रुकनी T20 स्क्वाड का कहले ऐलान कर दिया गया है। स्क्वाड की खास बात यह है कि 2 नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद अब्बास आफरीदी इनफैक्ट, और विकेट कीपर हसीबुल्लाह को मौका दिया गया है। साथ ही कप्तान मोइन खान के साहबजादे साबिक कप्तान आजम खान की वापसी हुई है। शादाब खान को ड्रॉप किया गया है। अच्छा जी, कहा गया है कि वो इंजर्ड हैं और वैसे एशिया कप और वर्ल्ड कप में शादाब खान की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन थी, याद ही होगा आप लोगों को, तो लिहाजा ये तब हुआ था। और दीगर खिलाड़ियों में कप्तान शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, बाय द वे कप्तान शाहीन आफरीदी आपको पता है ना T20 की, अब वो कैप्टन बन गए हैं। आमिर जमाल, अबरार अहमद, आजम खान, बाबर आजम, फ़ख्र जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। कप्तान शाहीन आफरीदी भी आजकल आपको पता ही है, पता नहीं क्या हुआ है, बस ऑफ कलर से नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी तेज विकेटों पर भी आफरीदी के रंग गायब है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज को उम्मीद है कि इनकी फॉर्म जल्द वापस आ जाएगी। हमें आदत हो गई है कि शाहीन हर मैच में परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिधर आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं करते। हमारी उससे बात हुई है और ऑब्वियसली वो भी बहुत पुरज़म है कि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही तरीके से जो है वो निभाए। हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हमें जल्दी जो है वो मुँह नहीं फेर लेना चाहिए या हम लोगों को बहुत जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक 5 साल की परफॉर्मेंसेस 5 मैचों से या 6 मैचों से जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती। अच्छा जी, जल्दी से वो फॉर्म में आ जाए। एक्चुअली दैट गोज़ टू फॉर अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स एंड क्रिकेटर्स, क्योंकि बहुत से हैं जो आउट ऑफ फॉर्म हमें नजर आ रहे हैं, फॉर्म में आने का हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इन एनी केस आपको बता दें कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये 5 T20s होंगे और ये सीरीज स्टार्ट होगी 12 जनवरी से, 12 जनवरी से शुरू होगी। और ये भी आपको बता दें कि टीम में स्पिनर अबरार की जो एडिशन हुई है उस पर भी बाय द वे सवालात उठ रहे हैं। और अबरार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन इंजरी के बायस अब तक खेला नहीं है उन्होंने बेसिकली। सो इसी पे हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद होंगे और अपने सिकंदर बख्तमी होंगे। सो हम भट्टी साहब से ज़रा पहले जो नाम सामने आए हैं, शामिल किए गए हैं, उन पे तबसरा और ख़बर ले लेते हैं। भट्टी साहब, व्हाट डू यू थिंक दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल टीम और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स दैट वी कुड हैव सिलेक्टेड? यही है हमारे पास, इनमें से बेहतरीन इंतखाब हुआ है दौरा न्यूजीलैंड के लिए?
जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला रुमा और सुबह खैर आपको। देखें, तकरीबन 4 से 5 नए प्लेयर सिलेक्शन कमेटी ने डाले, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सिक्कू भाई जब आएंगे तो ये अपने अंदाज में उसको बेहतर बयान करने की कोशिश करेंगे कि आपने 3 विकेट कीपर डाल दिए, 4 ओपनर्स डाल दिए। अब नए लड़कों को, हमारी जो T20 टीम थी, इस फॉर्मेट में हम सबसे अच्छा खेलते हैं, सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस टीम का बैलेंस खराब हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बाबर और रिजवान नॉर्मली हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से T20 में ओपन करते हैं। अब जिस तरह ओपनर्स अनाउंस हुए, मुझे नहीं लग रहा है कि बाबर और रिजवान इनिंग्स ओपन करेंगे। मुझे लग रहा है कि फखर और साइम अयूब से इनिंग्स ओपन करवाएंगे, बाबर तीसरे नंबर पर आएंगे, रिजवान चौथे पर, इफ्तिखार 5वें पर, 6ठे पर आजम खान आएंगे, और उसके बाद फिर ऑलराउंडर्स होंगे मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, शाहीन आरूफ। तो मेरे ख्याल में एक सेट टीम को अगर हमने इस वक्त छेड़ दिया तो ऐसा ना हो कि जो टेस्ट फॉर्मेट में हम इस वक्त, तो फिर जो नए आए हैं वो कैसे कहेंगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं? ये भी तो एक सवाल होता है ना कि वैसे के वैसे ही मामला चल रहे हैं। जो नए लोग जो मैनेज कर रहे हैं अब मामलात को, अब इन चीजों को, तो वो कहेंगे कि हमारी वजह से पर्सनल टच भी तो होना चाहिए ना। फिर वो तो यही सोच रहे होंगे, सिकंदर हमारे साथ है, कभी-कभी भारी पड़ जाता है। सिकंदर, ये तो बड़ा, आपको पता है हिट एंड मिस सीन है। अब कितनी बार ये हो चुका है, देख चुके हैं। ये जरा लाइनअप बताएं, आपको क्या लग रहा है T20 सीरीज का? अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस तो खैर हम नहीं कहेंगे, लेकिन चांस भी दिया जा रहा है बहुत से लोगों को। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा देखिए, अभी जो भट्टी साहब ओपनर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे मेरे हिसाब से फखर, बाबर, रिजवान, साइम, हसीबुल्ला, फरहान, तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओपनर्स हैं। पहले तो मुझे ये डिसाइड करना है क्रिकेट बोर्ड ने, मैंने नहीं बल्कि क्रिकेट बोर्ड ने और टीम मैनेजमेंट ने, कि ये जो लड़के सिलेक्ट किए गए हैं नए बच्चे, क्या सिर्फ दिखाने के लिए किए गए हैं या उनको खिलाने के लिए किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें सीनियर खिलाड़ी भी हैं और नए खिलाड़ी भी हैं। नाउ अगर अभी जो भट्टी साहब कह रहे थे कि टीम में ओपनर जो है फला होगा, उसको छोड़ के हमें जो है ना इस तरह करना चाहिए। जो मेरा आइडिया है, अगर मैं वहां हूं तो मैं बाबर को पहले ओपन कराऊं पहले मैच में, या रिजवान को कराऊं, दोनों में जो सीनियर है, साथ में एक जूनियर को भेजूं, और फिर मैं नीचे की लाइनअप बनाऊं। अगले मैच में बाबर को मैं नीचे लेकर आऊं, और अगर बाबर ओपन किया है पहले मैच में, फिर रिजवान को ऊपर, मतलब इस तरह रोटेट करता चला जाऊं फिर एक मैच में, ताकि ये जो है वर्ल्ड कप की तैयारी है। ये कोई टूर्नामेंट नहीं है कि जिसके अंदर एक पत्थर की लकीर की तरह आप टीम का बैटिंग ऑर्डर बना देंगे जी वो सिट डिस्टर्ब हो जाएगी या कुछ हो जाएगा। यहाँ पर हमने नए लड़के लिए हैं तो उनको ट्राई आउट भी करना है, तो उनको स्टेप बाय स्टेप हर एक को चांस दे दे। अब विकेट कीपर भी 3 हैं। रिजवान को सब जानते हैं कि वैसे कैसी विकेट कीपिंग करता है, वो हमारी फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे होता है, ठीक है। आप उसको, तो वो टॉप प्लेयर है ना, उसको एक तरफ कर दें। पहले मैच में आप उससे आजम खान से, खुदा के वास्ते आजम खान से फील्डिंग ना कराइएगा, ही इज नॉट अ फील्डर। उससे आप जो है विकेट कीपिंग कराएं 2 मैचों में आप हसीब से कराएं, आखिरी में आप चाहे रिजवान को करा दें। रिजवान तो करता ही है ना विकेट कीपर, सबको पता है वो फील्डिंग भी करता है। तो इस तरह आप रोटेशन करके सबको खिला दें। अगर आपने इस तरह नहीं किया तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। आपको बच्चों को चांस देना है, एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप। जिस तरह हम श्रीलंका में, मैं रो रहा था उस वक्त अफगानिस्तान की जब टीम खेल रही थी कि बाबर आजम साहब नीचे खेल लो आप। यानी सिकंदर, बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि नए नाम हैं या चेहरे हैं या यंगस्टर्स हैं, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, उनको यूटिलाइज भी करना है, तो लिहाजा देयर आर डिफरेंट रोटेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, एंड वी हैव टू एक्सपेरिमेंट अ लॉट इन दिस टूर्नामेंट। एक्सपेरिमेंटेशन होनी है जरूरी। सो भट्टी साहब, आप जी भट्टी साहब आप परेशान ना हो इतने। मेरा ख्याल है कि इस आर्गुमेंट में भी वजन है कि वी हैव टू गेयर अप फॉर द वर्ल्ड कप, और ये सीरीज है हमारे लिए बेहतरीन मौका कि हम अपने तमाम कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें। किसी मैच में हम बाबर और रिजवान से ओपन करा लें, किसी में हम फखर और साइम से ओपन करा लें। सो यस, अ लॉट कैन बी डन। देखें अब्दुल्ला, जो हमारा माइंडसेट रहा है, जो हमने वर्ल्ड कप तक देखा है कि हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से करते नहीं हैं। बेसिकली
हम हारने से डरते हैं कि भाई मेरे दौर में अगर टीम हार गई तो मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। उसी खौफ और वो भी नए जो कप्तान होते हैं ना, वो तो और ज्यादा डरते हैं कि भाई मैं शुरू ही कर रहा हूँ और हार से ना शुरू हो जाए, तो वो दे डोंट टेक रिस्क्स। बिल्कुल, देखें मैं पिछले सवाल के आखिर में जो बात कर रहा था, रमीज राजा जो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन और फॉर्मर कैप्टन है, कल रात में उनको यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था। रमीज राजा तो कह रहे हैं कि भाई कोई साजिश हो रही है, कुछ पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली। तो सवालात तो देखें अभी से उठना शुरू हो गए। तो खुदा न खासा वर्ल्ड कप अभी देखें बहुत दूर है। वर्ल्ड कप से पहले इन 5 T20 मैचेस में, वो भी न्यूजीलैंड में लास्ट टाइम हमने T20 की जो ट्रायंगुलर सीरीज थी वो जीती थी। इस बार अगर बहुत ज्यादा हमने एक्सपेरिमेंट किए, अब आजम खान बिल्कुल सिक्कू भाई सही कह रहे हैं कि उनसे विकेट कीपिंग करवाएं, क्योंकि वो आउटफील्ड में फील्डिंग नहीं कर सकते। हसीबुल्ला को हमने सिलेक्ट जरूर कर लिया है, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि हसीबुल्ला खेलेंगे। साहबजादा फरहान बेसिकली ओपनर हैं, लेकिन डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। अब साहबजादा फरहान को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो इफ एंड बट्स इस टीम में बहुत सारे हैं। अल्लाह करे कि ये टीम अच्छा करे, नए लड़कों को भी मौका मिल जाए, टीम जीत कर रहा है। लेकिन जो हमारा माइंडसेट है, या उन्होंने जहन बना लिया है कि अब इस टीम का सॉफ्टवेयर जो है वो हमने चेंज कर देना है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि नए लड़कों को बहुत ज्यादा चांसेस मिलेंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन बात तो फिर वहीं आ जाती है। हम एक्सपेरिमेंटेशन की भी यहाँ बात कर रहे हैं, नए लड़कों को चांस देने की भी, डिफरेंट सेटअप की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट डजंट वर्क आउट तो हम ही बहुत पहले होते हैं उनको क्रिटिसाइज करने में भी कि भाई इस तरह क्यों किया। सबसे पहले सिक्कू होते हैं, उसके पीछे हम होते हैं। हाँ, ओके फाइन सिकंदर। तो फिर सवाल भी सिकंदर आपसे ही है कि हम फिर एक्सपेरिमेंट को अगर तो हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं तो फिर हम एक्सेप्ट करें कि समटाइम्स एक्सपेरिमेंट्स डोंट वर्क आउट आइदर। अच्छा, अब भट्टी साहब ने बोला हम हारने से डरते हैं। हारने से क्यों डरते हैं? अगर आप आए हो 2 महीने के लिए, आप आए हो 3 महीने के लिए, आप आए हो 6 महीने के लिए, आपको पता नहीं है कि मैं कभी मतलब चेयरमैन रहूंगा नहीं रहूंगा, मेरी तो डिग्री भी नहीं है, मैं तो कभी बन भी नहीं सकता, आपके दिल में खौफ हो, तो फिर आप कैसे बड़े फैसले करेंगे? इसीलिए हर प्रोग्राम में मैं तो यही कहता हूं कि सबसे पहले भाईजान क्रिकेट बोर्ड को सेटल करें, उसका एक कोई सिस्टम तो बना दें भाई, एक क्रिकेट बोर्ड हो, फिर उसके बाद आप जो है एक्सपेरिमेंट करें। मैं भी वो ढूंढ रहा था कि जो पिछला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है, उससे पहले उन्होंने बांग्लादेश में खेला था और अपने 60 लड़के जो उनके रेगुलर जो वर्ल्ड कप के थे उनको नहीं खिलाया। अभी हम डर रहे हैं कि जी रमीज राजा कह रहे हैं कि कोई टीम डिस्टर्ब करना चाहता। भाई रमीज राजा खुद क्रिकेटर थे, उन्होंने क्या तीर चला लिए, उन्होंने आकर भी वही हरकतें की जो कि उनके बड़े बॉस ने कह दिया था कि ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम आ गया था। वो अगर उनमें इतने गट्स होते तो वो कहते कि यार ये सिस्टम गलत है, हम दोबारा अपने बेसिक्स पे चले जाएं जहां से। लेकिन वो नहीं समझते थे ना कि ये सिस्टम गलत है। हाँ, वो तो नहीं समझते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ग्राउंड्स के ऊपर जलसे नहीं होने चाहिए, कभी बोला? अभी ये जो वहाब रियाज साहब आए, मिनिस्टर थे ना स्पोर्ट्स के, मेरा दिल कर रहा था मैं उनको एक खत लिखूं कि भाई आप एक पॉलिसी बना दे कि क्रिकेट के 4 ग्राउंड है हमारे पास, हॉकी के 2 ग्राउंड है, आप उस पर भी जलसे करा देंगे तो फिर हमारी स्पोर्ट्स किधर चली जाएगी? तो ये चीजें आपको तो सिकंदर एक ट्वीट डाल देनी चाहिए थी इस बारे में। मतलब आप एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, यू कैन डू दैट। सर मैं तो हुमा जी हर वक्त कहता था कि ये गलत है, ये गलत है, आप यू टर्न मार दें भाईजान, यू टर्न कर दें, ये नहीं है क्रिकेट ग्राउंड्स पे आप जलसे नहीं करें। हॉकी ग्राउंड की आपने एस्ट्रो ट्रक उखाड़, लेकिन अब आपने ना यहाँ पे तो कहना है, आपने लिखना भी है। नहीं सर, रमीज राजा आए, वहाब रियाज आए, क्या किया उन्होंने? वहाब रियाज के पास अथॉरिटी तो थी ना, ही वाज अ मिनिस्टर काइंड ऑफ अ थिंग। तो भाई वो एक पॉलिसी बनाते, ऐलान करते कि ये मेरी पॉलिसी है, उसको अप्रूवल कराते। उसी ने कुछ नहीं किया। वहाब रियाज आज भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर स्पोर्ट्स के लिए ये पॉलिसी बनाए। हाँ मैं बेसिकली आप कह रहे हैं कि इस वक्त उनके पास अथॉरिटी है। I will be the chief selector and the minister. You want to be like wear all these hats basically. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं जी, वो तो फिर ऑब्वियसली फिर वो उस पोजीशन में है कि साथ ऑस्ट्रेलिया में वो कह रहे हैं मैं प्लेयरों से नहीं मिला, बहुत दिन हो गए, मेरा दिल बेचैन हो रहा है, तो मैं प्लेयरों से मिलने जा रहा हूँ।
अब मुझे ये बताइए, दुनिया में कहीं आपने देखा है कि कोई सिलेक्टर्स भी जा रहे हैं कि मेरा दिल में बड़ा बेचैन हो रहा है? सिकंदर, दुनिया में हमने कहीं देखे वाली बातें हम नहीं करेंगे, हम अनोखे हैं और हम जो चीजें करते हैं वो फर्स्ट टाइमर्स ही होते हैं दुनिया में, तो इट्स ओके। अभी न्यू ईयर्स भी आ रहा है बात करने का, तो दिल तो वैसे न्यू ईयर्स पे बेचैन हो जाता है मिलने के लिए। हम तो अभी 10 दिन की छुट्टी की बात कर रहे थे, वो उठ के ऑस्ट्रेलिया चले गए। ये अब्दुल्ला ये बात मुझे स्ट्राइक कर गई है कि न्यू ईयर आने वाला है तो दे वांट टू हैव अ पार्टी ओवर देयर। I didn't say that. We never got that idea, सिकंदर, thank you. तो ये भी हो सकता है। अच्छा, okay, coming back to the playing 11 selection for T20, भट्टी साहब, हमें होपफुल इसलिए होना चाहिए, थोड़ा सा मैं जरा चीज़ें ढूंढ रही थी इसमें, क्योंकि द कैप्टन हिमसेल्फ इज़ एक्सपीरियंस्ड। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, लाहौर कलंदर्स की बात करें, तो 2 बार वो चैंपियनशिप दिला चुके हैं, तो वी आर होपिंग कि उनकी काफ़ी से होगी इन द सिलेक्शन ऑफ दीज प्लेयर्स, because and he has maybe he has a plan exactly in mind. He has a plan in mind because he has done it before in a different capacity, but he has. जी भट्टी साहब, देखें, बिल्कुल शाहीन ने इसमें अपना इनपुट दिया होगा, लेकिन जो मेरी इत्तलात है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो राय है वो मोहम्मद हफीज जो हमारे डायरेक्टर क्रिकेट हैं उनकी राय को ज़्यादा अहमियत दी गई है। फिर वहाब रियाज और शाहीन ने भी अपना हिस्सा डाला है। देखें, एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है। अब ये ना हो कि ये सिर्फ जॉय राइडर बनकर वापस आ जाएं, सिर्फ न्यूजीलैंड घूमकर वापस आ जाएं। अगर इनको आगे भी मौका दें और टारगेट कर लें कि अब हमने वर्ल्ड कप के लिए इनको आगे लेके चलना है, फिर तो ठीक है। लेकिन वही मसला है कि अगर खुदा न खास्ता 1-8 महीने में क्रिकेट बोर्ड चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो फिर हम देखेंगे सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये हमें जो आज टीम का माइंडसेट नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है कि पिछली जो हमारी मैनेजमेंट है, कप्तान चेंज हो गए, डायरेक्टर चेंज हो गए, हेड कोच चेंज हो गए, तो अब उस वजह से हमें न्यू लुक टीम नजर आ रही है। लेकिन तब्दीली अच्छी चीज है, लेकिन फिर इनको मौका देना चाहिए। ओवरनाइट जो हमारे यहाँ तब्दीलियों का सिलसिला रहा है या तब्दीली हम लोग कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की फिटनेस पे भी अभी टेस्ट मैचेस में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आजम खान के बारे में रियाज ने कहा कि हमने आजम खान किया कि भाई आप अपना वजन कम करें, आप काम करें। यो टेस्ट कब हुआ था लास्ट टाइम, अगर आप फिटनेस की बात कर ही रहे हैं भट्टी साहब? देखिए, यो टेस्ट तो अब किताबों में रह गया। अब तो पाकिस्तान टीम में यो टेस्ट है नहीं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 1-8 के अलावा पाकिस्तान के प्लेयर्स तो फिट ही नहीं है। आप इंडिया को देख लेना, इंडिया की टीम आज इसलिए दुनिया की बेहतरीन टीम है कि उनका फिटनेस लेवल देखें, और हमारा फिटनेस लेवल माशाल्लाह हमारे पास तो जो इस वक्त टेस्ट टीम है उसमें आप देखें कि अबरार और नोमान अली बगैर खेले ही अनफिट हो गए। हारिस रऊफ ने पिछले दिनों टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। तो हमारे क्रिकेटर्स तो अपनी टर्म एंड कंडीशन पर क्रिकेट खेल रहे हैं, लिहाजा फिटनेस पे अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे तो फिर तो अपनी टीम को हम खड़ा नहीं कर सकते। ट्रू। अच्छा सिकू, हमने आपसे जस्ट केस इन पॉइंट थोड़ा सा मैं ये फुट नोट डाल दूं कि हमारे जो चीफ सिलेक्टर हैं वहाब रियाज, हमारे डायरेक्टर हैं क्रिकेट, ये सारे बड़े फिट हैं। मतलब इफ वी टॉक अबाउट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द टॉप, तो ये इन दोनों ने अपने आप को ठीक रखा हुआ है। अच्छा, सेटिंग एन एग्जांपल दें। आपने हमें इस बात पे नहीं अपनी राय दी कि वाज देयर अ नेम दैट यू हैड इन माइंड हु कुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड, या फिर जो पॉसिबल हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें से ये बेहतरीन सिलेक्शन है? देखो, मैंने एक अब्बास अफरीदी के लिए बहुत बोला था, कल भी बात की थी, जा रही थी और जिम्बाब्वे जा रही थी टीम, छोटी छोटी टीमें जगहों पे टीमें जा रही थी, यंगस्टर्स को जाना था, वहां अब्बास अफरीदी बिल्कुल आउट था। मुझे पता ही नहीं वो क्यों था, नंबर 1। नंबर 2, हसीबुल्लाह इज फ्रॉम बलूचिस्तान। इट इज अ वेरी गुड चेंज। ही इज फ्रॉम पशीन बलूचिस्तान, और ये बलूचिस्तान से एक नया लड़का है, अभी तक हमने इसका जिक्र नहीं किया। इट्स अ वेरी गुड, मैं मुबारकबाद देता हूँ बलूचिस्तान को। ये इसलिए नहीं आया कि काकर साहब प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान से, नहीं, ये वाकई बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता है और ये डिजर्व करता था, पहले भी कर रहा था, इसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। और दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर बलूचिस्तान, बलोच लोगों के लिए कि देखें जी, आपका एक लड़का हसीबुल्लाह आ गया है, आप लोग भी मेहनत करें तो आप भी आ सकते हैं। जो नए दूसरे कोई इनामों की आप बात कर रहे थे, देखें 17 लड़कों ने जाना है, आप किस किस को अंदर करेंगे? अभी आप 3-4 लड़कों की वजह से जो है वो एक इशू खड़ा हो गया। मैं अभी वर्ल्ड कप की टीम पिछली देख रहा था,
उसके अंदर देखें हैदर अली गए थे, वो फेल हो गए थे, आसिफ अली गए थे, हारिस सुहेल को लेकर गए थे, ये लड़के शादाब थे उसमें, जो पिछला वर्ल्ड कप था, अब ये नहीं है, गायब है बिल्कुल, अब नए लड़के आ गए। तो ये देखें, ये रोटेशन चलती रहनी चाहिए, बार बार चलती रहनी चाहिए। और मैं जो आपको कह रहा था, मिक्स एंड मैच करके खेलें, तगड़ी सीरीज के अंदर बड़ों को खिलाएं, हार जाए कोई बात नहीं। लोग कहते हैं जी अफगानिस्तान से नए बच्चे डाले थे, हार गए, तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली इन अ नटशेल सिकंदर आप कह रहे हैं जो मेरिट पे है। आखिरी चीज वो आप कह रहे थे कि शाहीन ने कुछ सोचा होगा। शाहीन ने तो अपनी फिटनेस के बारे में नहीं सोचा है। मेरी तो एडवाइस शाहीन को ये है कि आप वर्ल्ड कप के लिए, भाई यू आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आप फिट हो जाएं वर्ल्ड कप से पहले, जबरदस्ती ना खेलें। आपको फिट लग रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि वो फिट नहीं लग रहे, तो भाई आप अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे तो आप टीम के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर कप्तान ही आपको लग रहा है, वैसे उनकी जरा उनका जो शाहीन टच है वो तो नहीं नजर आ रहा। अब्दुल्ला एक जी भट्टी साहब, एक प्लेयर जिसको होना चाहिए था, अभी जो हमने डोमेस्टिक T20 खेला, मेरे ख्याल में शाहनवाज धानी को मौका मिलना चाहिए था। अच्छा, शादाब इज एक्चुअली इंजर्ड या फिर कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं? कुदरत का निजाम है, वो कुदरत का निजाम का शिकार हो गए। ये वैसे बात थोड़ी सी नहीं, भट्टी साहब कुदरत के निजाम में क्या क्या आता है? शादाब उठा के लेके गए थे, वो वाला मंजर तो हमें याद है, वो तो सारों ने देखा था। लेकिन बिल्कुल शादाब खान अनफिट हैं और उनको मेरा ख्याल एटलीस्ट 3 वीक्स चाहिए अभी रिहैब के लिए। तो शादाब खान तो अभी फिलहाल हमें शादाब पहले भी तो अनफिट थे, शादाब तो उससे शायद वर्ल्ड कप से पहले भी कई जगह पे अनफिट थे, बाहर बैठे हुए थे, टीम के साथ थे। अब मुझे याद नहीं आ रही वो कौन सी। चलें, we'll wrap this up with the best wishes for शादाब। सिकंदर, आपने वो ट्वीट करना है जो अभी आप पॉइंट्स रेज कर रहे थे। You have to write that letter to Wahab Riaz and PCB को भी probably, और PM को और CM को। मैं करता हूँ कि भाई आप ग्राउंड्स का तो मसला हल करें हमारा। So आप ऑफिशियल भी लिख सकते हैं, आप साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, you can write a letter as well, you know, in the formal, in the official capacity. Okay, Sikandar, thank you, and Bhatti साहब, thank you. आप लोग आपस में बातें करने बाकी हैं। Have a good day, and thank you Bhatti साहब, thank you for being with us. काफ़ी हो गई है गुफ्तगू सुबह सुबह इस मौजू पर, तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं that we have to discuss with you guys. होने वाले हैं ना, याद है ना आपको, हम भूलने नहीं देंगे। तो लिहाजा मुल्क में इंतखाबी अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है वो हो गया है और उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल करने शुरू कर दिए हैं, मगर साथ ही इलेक्शन की शफाफियत पर, ट्रांसपेरेंसी पर अभी से सवालात उठने लगे हैं। ऑल्दो आपको पता ही है हमेशा दैट्स ऑल्सो अ थिंग, वो इलेक्शन के साथ साथ चलता है। सो ऑल्दो पीपल्स पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा है, मगर PTI की शिकायत सबसे ज़्यादा हैं और इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। तहरीक इंसाफ हाउएवर चाहती है कि फैसला जल्द आए और उन्हें तो यहाँ तक खदशा है कहीं बल्ले का निशान भी ना जाता रहे। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी अब इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर लें। 40 सवाल जो हैं वो खाली PTI से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए, तो सर्टेनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था, वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। सियासत छोड़ देने का ऐलान करने वाले PTI रहनुमा उस्मान डार की वालिदा ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ पर एक बार फिर घर पर हमले कराने के इल्ज़ामात लगाए हैं। उस्मान डार भी ख्वाजा आसिफ को ललकारते दिखाई दिए। एक बार फिर सियालकोट पुलिस इसी DPO की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। नहीं भागूंगा, मैं इधर ही रहूंगा, अपने घर में रहूंगा। इसी चौक पे अभी चैलेंज कर रहा हूँ, डालो हाथ कड़ी यहाँ आके, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उस्मान डार घर घर जाएगा, गली गली जाएगा, मैं अपनी माँ के साथ।
नई लुक अच्छी है वैसे उस्मान डार की, ज़्यादातर इन लोगों की है। हाँ। सर्दियों में शायद दाढ़ी हो जाती है। खैर एनीवे जी, उधर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया है और उनका मौक़िफ़ है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर निगरानी शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। उनका ये कहना है तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। निगरान वज़ीर आज़म का दावा है कि इलेक्शन शफाफ होंगे। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे। दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते, हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, उन लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है कितना वज़न नहीं है। इस तरह की मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। निस्बतन इंशाल्लाह शफाफ होंगे, साफ़ होंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। पंजाब की सबसे बड़ी जमात की दावेदार नून लीग अब तक टिकट फाइनल करने में लगी हुई है और पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ के लिए याद माजी अजाब बना हुआ है। इनकी बातें सच होंगी, लेकिन अब मुस्तकबिल के सियासी और माशी एजेंडे पर भी कुछ कहें तो बात बने। ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त। और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई, हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। अच्छा जी अब्दुल्ला, आपका दुआए माजी जो था ना, वो यादें माजी सॉरी, अच्छा ओके फाइन, नहीं एक्चुअली दुआ हमारे साथ हैं आगे। हाँ। और हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जाएंगे बिकॉज वी वांट टू नो। किरण खान भी हमारे साथ कराची से जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, दुआ फ्रॉम लाहौर, बिकॉज वी वांट टू नो कि इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या इंतखाबी सरगर्मियां। सो लेट्स गो टू कराची फर्स्ट। कागजात नामजदगी जो हैं जारी करने का अमल शुरू हो चुका है। कोई गहमा गहमी नजर आ रही है आपको किरण? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डीआरओ के दफ्तर में मौजूद हूँ और यहाँ पर डीसी ऑफिस के अंदर तकरीबन जो है तमाम जो सेंट्रल की नशिस्तें हैं NA 247 से लेकर NA 250 तक, उन तमाम के दफातर यहीं बनाए गए हैं। आरओ यहीं पर जो है वो बैठेंगे और कागजात नामजदगी जो लोग लेने आएंगे उन्हें देंगे भी और जमा भी करेंगे। आज से ये प्रोसेस बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ किया गया है। सूबाई असम्बलियाँ भी जितनी हैं सेंट्रल की, उनके भी यहीं पर जो है कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। अब तक गहमा गहमी की अगर हम बात करें तो जो हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आएंगे और फॉर्म हासिल करेंगे, तो अब तक वो सिलसिला नहीं शुरू हुआ। और कराची में अक्सर यही होता है कि 9 बजे से 5 बजे जारी रहेगा, जो टाइमिंग दी गई है। टू अर्ली फॉर कराची, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो ज़रा आराम से ही आएंगे। अच्छा चलें फिर अब लेट्स फाइंड आउट कि लाहौर के लिए टू अर्ली है कि नहीं, क्योंकि लाहौर स्टैंडर्ड ऑफ टाइमिंग कुछ और ही होता है। दुआ बताइएगा, एक तो ऑब्वियसली हम क्या हलचल कोई गहमा गहमी सुनना चाहते हैं आपसे आउट ऑफ आप एग्जैक्टली हैं आउटसाइड इलेक्शन कमीशन, अगर आप वहाँ हैं। दुआ आपको आवाज़ आ रही है? जी मैं आपको अब सुन सक रही हूँ। जी आप बता दीजिए आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? अब DRO की तरफ से कागजात नामजदगी जारी करने का अमल उम्मीदवारों को शुरू हो जाएगा। आज से 22 तक सबमिट करने होंगे। आई गेस हमारा जो है ना राब्ता नहीं हो पा रहा है। वैसे जहाँ भी हैं दुआ वो इर्द गिर्द काफ़ी हलचल आ रही है। हाँ। तो देखने से एटलीस्ट वीकेंड से
कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा था। तो किरण, सेंट्रल के लिए अलग बनाया गया है और कितने तमाम अजला में कराची के ये दफातर इसी तरह से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे? जी बिल्कुल, कराची के 7 अजला में जो है जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर यानी कि जो DCs हैं उनके दफातर में ये बनाया गया है। कुछ जगहों पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के दफातर में भी ये बनाया गया है। तकरीबन 69 ROs हैं जो ओवरऑल इस प्रोसेस को देखेंगे। हर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए एक एक RO जो है वो मुख्तस किया गया है। यहाँ पर जब फॉर्म जो है वो 100 रुपये में दिया जा रहा है कौमी और सूबाई असम्बली का, जबकि अगर कोई उम्मीदवार फॉर्म जमा कराएगा तो कौमी असम्बली के लिए वो 30,000 रुपये फ़ीस जमा कराएगा और इसी तरह सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये जमा कराएगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक उम्मीदवार जो है 5 कागजात नामजदगी एक हल्के से जमा करा सकता है मुख्तलिफ तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा के साथ। यहाँ पर अब ये प्रोसेस जो है वह बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ किया जाएगा। कि पहले जब हम यहाँ पर आए थे 9 बज गए थे तो उस वक्त भी हमें मुख्तलिफ RO के दफातर में जो वो ताले नज़र आ रहे थे, लेकिन अब जो है वो दफातर खुल गए हैं, लेकिन उम्मीदवार जो है अभी तक नज़र नहीं आए जो फॉर्म हासिल करें यहाँ से। आज जो है MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार NA 242 से केमाड़ी से अपने कागजात जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल जमा कराने जा रहे हैं और वो आज ही जमा कराएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने अभी तक कैंडिडेट्स जो हैं वो फ़ाइनल नहीं किए हैं। जब वो आज कागजात वगैरह जब ले लेंगे, फॉर्म्स हासिल कर लेंगे, तो ये भी उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये भी फाइनलाइज कर लिए जाएंगे मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कि कौन से कैंडिडेट्स किस नेशनल होंगे। अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब हासिल करने का सिलसिला कागजात नामजदगी शुरू हो गया है। लाहौर में दुआ से एक दफ़ा फिर ट्राई करते हैं बात करना। दुआ, आपको अगर हमारी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। हम वो एक्टिविटीज़ आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन, अगर आप वहाँ खड़ी हैं और किसी देख रही हैं कि नॉमिनेशन पेपर्स कोई कहाँ से, सबको यहीं से मिलेंगे लाहौर में या फिर DCs के दफातर से राब्ता हो रहा है फॉर नॉमिनेशन पेपर्स? जी मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ और आज भी कागजात नामजदगी जमा करवाने हासिल करने का सिलसिला जारी है। सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। कल भी 3 अफराद ने NA 125 के कागजात नामजदगी हासिल किए, जिनमें चौधरी शब्बीर गुज्जर, मोहम्मद खान भट्टी के बेटे अवैस भट्टी और चौधरी अब्दुल गफूर शामिल थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक पूरा हदायतनामा भी जारी किया गया है। अगर शेड्यूल की बात करें तो 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। 23 को एक इब्तदाई लिस्ट लगेगी, जबकि 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी और फिर 3 जनवरी को तक अपील की जा सकेगी अगर किसी ने उसके कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर करनी है। 11 को जो स्क्रूटनी का अमल है वो भी किया जाएगा। 13 को फाइनल लिस्ट लगेगी, 11 को नज़रसानी फहरिस्त लगेगी, जबकि 13 जनवरी को फाइनल लिस्ट लगेगी और निशान अलॉट किए जाएंगे। जो हदायतनामा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया गया है उसके मुताबिक जितने भी लोगों ने जमा करवाने हैं ये कागजात नामजदगी, उनको एक पूरा एक एडवाइजरी दी गई है जिनमें तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा, फिर उनके पूरी डिटेल्स हैं, इनकम टैक्स की डिटेल है, दिसंबर तक बैंक ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स जमा करवानी पड़ेंगी। 25 साल से किसी भी उम्मीदवार की उम्र कम नहीं होनी चाहिए और एक हल्के से मैक्सिमम 5 पेपर्स जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। अगर कोई सूबाई उम्मीदवार है तो उसका उस सूबे से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। 25 साल से किसी उम्मीदवार की उम्र कम नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह की हैं। और थैंक यू आपका दुआ एंड थैंक यू किरण, हमें कराची और लाहौर से अपडेट करने के लिए। कागजात नामजदगी जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो हासिल करने का अमल शुरू हो गया है। 22 तक जमा कराए जा सकते हैं। 23 को टेंटेटिव लिस्ट आएगी, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होगी। अच्छा जी, सियासी सूरत हाल पे हम मजीद बात भी करेंगे। आसमा शराजी विल बी जॉइनिंग अस लेटर इन द शो। बताना आपको ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं मिचेल स्टार्क, इनको इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तारीख का सबसे महंगा तरीन खिलाड़ी बनने का एजाज ही कहेंगे हम। तो IPL ड्राफ्ट आपको पता है आजकल दुबई में हो रहे हैं, तो उसमें फिर बड़े बड़े नाम भी हैं और आप ज़रा फिगर्स देखें क्या हो रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 सीजन के लिए स्टार्क की खदमात जो हैं वो 24 करोड़ 75 लाख भारतीय रुपए में हासिल की हैं। तो हमारे कुछ और हमारे छोड़े डॉलर्स में आपको बता देती हूँ $2.98 मिलियन।
$2.98 मिलियन। अच्छा, इससे पहले आपको बता दें कि IPL के महंगे तरीन खिलाड़ी होने का एजाज़ था, वो भी ऑस्ट्रेलियन ही है, कप्तान पैट कमिंस को, और जिन्हें 20 करोड़ 50 लाख में ख़रीदा गया। वैसे मुझे टर्म ना अजीब लगता है, उनको खरीदा गया। और भारतीय रुपए की हम बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं डेल मिटल, इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ भारतीय रुपयों में साइन किया। कीवी टीम में इनके साथ ही हैं राजन रविंद्रा, इनको भी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बनने पे लोगों की तरफ से मुबारकबाद दी जा रही है, क्योंकि उनको भी चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्वायर किया है। सो या आई एम स्टक ऑन द मिलियंस। हम आपको ज़रा इलेक्शन प्रोसेस के बारे में अपडेट करते हैं। पता होना चाहिए ना आपको, वैसे तो आप ज़्यादातर लोगों को बस इतने में ही इंटरेस्ट होता है कि भाई हमारे इलाके से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है और कब इलेक्शन होगा और हमने कब जाना है और हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे, ये भी बुनियादी इन्फॉर्मेशन है। और भी बड़े ये भी बुनियादी इन्फॉर्मेशन है कि अब नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। एज इन पहले हासिल करेंगे, 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उसके बाद एक टेंटेटिव लिस्ट आएगी, फिर उनकी जांच पड़ताल होगी। बहुत से इर्द-गिर्द लोग जो कल की बड़ी खबर, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत से बिल्कुल, और कल की बड़ी खबर यही थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ज़रा सवालात उठाए गए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इनफैक्ट उनके इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। तो इसी पे बात करते हैं। आसमा शिराज़ी हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। आसमा, बहुत सी बातें आपसे पूछनी हैं। बताइएगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया है, अब्दुल्ला, जिस तरह आप बता रहे थे, और उनके इस्तीफ़े का भी मुतालबा कर दिया है। बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं ये, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद भी कर दिए हैं। तो ये सारी बैक एंड फोर्थ चल रही है। और फिर इसके बाद उस्मान डार और उनकी वालदा ने भी ख्वाजा आसिफ पर तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो इन तमाम इल्ज़ामात के इंतखाबात की ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत पर कितने असरात पड़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो दोनों वाक़यात आप बता रहे हैं, जिसमें कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उस्मान डार साहब की वालदा ने, और दूसरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, इन लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, तो इनकी ज़ाहिर है कि इस मौके के एतबार से ये एक ट्रेलर है आने वाले इंतखाबात का, कि किस तरह से ये मामला जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। ये एक, जिसे कहना चाहिए कि एक झलक है जो कि दिखाई गई है। मसलन जो टाइमिंग है पाकिस्तान बार की इस वक्त, या सुप्रीम कोर्ट बार की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ मूव, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस वक्त अगर देखा जाए। और जो इल्ज़ाम है मसलन जहलुम का हल्के के हवाले से जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर लगाया गया, और उस पर उन्होंने वजाहत भी की है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कि उनका ताल्लुक सरगोदा से है, उनका ताल्लुक भलवाल से है, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया। लेकिन ये एक इल्ज़ाम जो लगाया गया उनके ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। तो ये ना समझ में आने वाली बात है कि एक तो ये इल्ज़ाम गलत है, और दूसरी जानिब जो है वो बार काउंसिल के पास भी सिवाय चंद हल्का बंदियों के जो एग्जाम्पल्स उन्होंने कोट किए हैं, कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। और हल्का बंदियों का मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतर मिनल्ला साहब ने कि इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं होगी और इसको इलेक्शंस के बाद देखा जाएगा, तो उसको मुअख्खर कर दिया गया। जितने भी एतराज़ात हैं वो इलेक्शंस के बाद जो है वो सामने आ सकते हैं, और पहले भी आते रहे, मतलब गुज़िश्ता इंतखाबात में भी आते रहे। तो ये जो मूव है, और इसके बाद फिर इस बात का इंदिया देना कि किसी तहरीक का आगाज़ हो सकता है, ये इतना कोई सादा मामला नहीं है, ये बहुत पेचीदा मामला है, और इसके पीछे ज़ाहिर है कि मुहर्रिकात हो सकते हैं। वो क्या हैं ये भी समझ से बालातर है। अलबत्ता पाकिस्तान बार काउंसिल या जो सुप्रीम कोर्ट बार है वो ये कहती है कि जी हम इस मामले के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात की शफाफियत चाहते हैं, मगर इंतखाबात की शफाफियत को वो रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। अच्छा आसमा साहिबा, ज़रा ये तो हो गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जुड़े मामलात, और उनको सियासी जमातों ने भी इन इल्ज़ामात को, बाय द वे सियासी जमातों ने भी, जो हमारी सियासी जमातें, उन्होंने भी मेजर की तरफ से देखिए ये बैक एंड फोर्थ इल्ज़ामात लगते भी रहेंगे, क्योंकि आप कह रही हैं कि जिस तरह ये तो एक ट्रेलर है। So let's see how far we go with this. चलें अब पीटीआई की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक ऑनलाइन जलसा किया और उसकी कामयाबी के बड़े दावे भी किए उन्होंने। मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए पीटीआई के बानी का कोई खिताब वगैरह भी चलाया, जिसमें बड़ा ज़रा ऑफ प्रोनाउंसिएशन थी काफ़ी, बहुत से उस तरह तो नहीं बोलते जिस तरह उनको प्रोजेक्ट किया गया था। ये दोनों चीज़ों के ज़रिए कुछ किया गया। आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रा मोमेंटम मिल पाएगा, कोई फ़ायदा होगा, इलेक्शन कैंपेन इस तरह से चला पाएंगे वो लोग?
देखिए, मेरा नहीं ख्याल, ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि इंतखाबात जो हैं वो एक पूरी साइंस है और इसका बिल्कुल अवेयरनेस के लिए वो पहले भी सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर कोई जमात नहीं करती है। और अपना उनका प्रोपेगेंडा हो, उनका नज़रिया हो या उनका बयानिया हो, उसको फैलाने के लिए तहरीक इंसाफ एक बहुत ही मौसर जमात है जो कि सोशल मीडिया के टूल को इस्तेमाल करना जानती है। लेकिन इंतखाबात की जो साइंस होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ साइंस होती है। मैं बार बार इस बात के ऊपर कह चुकी हूँ कि इंतखाबात जो होते हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स होती है, उसके अंदर आपकी पोलिंग स्टेशंस होते हैं, उसके अंदर आपका उम्मीदवार होता है, उस उम्मीदवार की कैंपेन होती है, उस उम्मीदवार की सपोर्ट बेस होती है। ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसके ऊपर या ज़मीन के ऊपर जो मौजूद एक स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम की बुनियाद के ऊपर, वो हमें नज़र नहीं आती है। दूसरी तरफ AI का सहारा लेना, पूरी दुनिया ने उसको जो है वो आप देखें कि जो बड़े बड़े अखबारात हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने उसको हाईलाइट किया है और इसको अच्छे मानों में नहीं लिया गया कि आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर जो लीडर जेल में बंद है उसकी आवाज़ जो है उसको लोगों तक एक फेक समझे आप कि उसको लोगों तक पहुंचाएं। तो इसका नुकसान खुद तहरीक इंसाफ के बानी को भी हो सकता है, यानी कोई तासुर अच्छा तासुर नहीं जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बिल्कुल प्रोपेगेंडा के तौर पे, एक मशीनरी के तौर पे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इसके हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका फ़ायदा होगा जब तक कि कैंडिडेट सामने ना हो, उसकी कैंपेन सामने ना हो और वो बताए ना। और मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ इसी को एम भी करती है, वो अपनी कारकर्दगी नहीं बताना चाहते। वो बिल्कुल बहुत से क्वार्टर से रिजर्वेशंस इस हवाले से आई हैं क्योंकि ये वो डायरेक्शन है कि इसमें फिर कोई रोकथाम नहीं है, इसमें फिर आप बहुत आगे जा सकते हैं। ये तो PTI की बात होगी। आसमा, अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो नवाज शरीफ साहब ये तवातुर से कह रहे हैं कि माजी का हिसाब होना चाहिए और अपने साथ होने वाले सलूक का बयानिया लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत रही, छोटी सी मखलूत हुकूमत, उसकी परफॉर्मेंस का तो ऑब्वियसली कोई जवाब नहीं पार्टी के पास। आपके ख्याल में ये हिकमत अमली दुरुस्त है? 6-8 साल या 9 साल का जो भी एक टाइम पीरियड है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन ये और इसको वो कैश भी कराना चाहते हैं और इसको वो लोगों तक उसको बताना भी चाहते हैं, लोगों तक फैलाना भी चाहते हैं, उसको एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा, आपको एजेंडा और प्रोग्राम भी देना पड़ेगा और आपको मौसर तरीके से जो है वो सामने आना पड़ेगा। अभी तक सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो अब पार्लिमानी बोर्डों के इजलास हो रहे हैं या बाकी, तो कोई नैरेटिव हमें अभी ताहाल जो है वो मुस्तरद नैरेटिव नज़र नहीं आता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंप से। और इसके साथ साथ ना ही कोई हमें वहाँ पे कोई थ्रिल नज़र आती है। फ़िलहाल हो सकता है आगे जाके हो और एक टाइमिंग उनके जहन में हो जो कि वो कह रहे हैं कि शायद जनवरी के पहले हफ्ते से वो या 1 जनवरी से शुरू करेंगे। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी होगी कि बयानिया कौन सा लेके नवाज शरीफ साहब सामने आते हैं। अगर मुझे क्यों निकाला कि बयानिए पे आएंगे जुडिशरी यानी उस वक्त के जो जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़, तो भी अहम होगा, और अगर वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को इसमें नहीं लेके आते तो भी बहुत अहम होगा। यानी जो भी उस वक्त के किरदार थे, अगर वो उनके ख़िलाफ़ बयानियाँ लेके आते हैं और मौसर तरीके से नवाज शरीफ साहब लोगों को हक़ाइक़ बताते हैं तो फिर तो एक उनका बयानिया बन सकता है। लेकिन अपेरेंटली सिर्फ माजी की बात को करने से जो है वो मामला तय नहीं होंगे। तो ये बहुत अहम होगा कि किस बयानिए के साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैदान में कैंपेन के लिए उतरेंगे। अच्छा, अब PPP की बात कर लेते हैं। तो हमने PMLN की बात कर ली, PTI की बात कर ली, वो बहुत एक्टिव हैं ऑन ग्राउंड। उनकी इंतखाबी प्लानिंग अब तक आपको कैसी लग रही है? एक अच्छी कैंपेन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बिलावल भुट्टो साहब ने की है। पंजाब के अंदर ज़ाहिर है कि अभी उनकी उस तरह की एक तरह से कैंपेनिंग नहीं है, मगर हम मुस्तकिल देख रहे हैं
के मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनसे एड्रेस करते नज़र आते हैं बिलावल साहब। और इसी तरह से ज़रदारी साहब बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अपना टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो एक हमें एक्टिविटी उनकी कंपैरेटिवली बाकी जमातों से बेहतर नज़र आती है। उनकी हिकमत अमली भी नज़र आ रही है कि वो बलूचिस्तान की पॉकेट्स और खैबर पख्तूनख्वा की पॉकेट्स और पंजाब की पॉकेट्स जो है वहाँ से सीटें निकालना चाहते हैं और सिंध से वो जीतना चाहते हैं, कराची से वो सीटें निकालना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आना चाहते हैं। तो मुनासिब तरीके से वो अपनी जो ज़ाहिर है जो स्पेस होती है वो सोशल मीडिया और मीडिया की है, स्क्रीन ऑक्यूपाई करने की है, वो बिलावल साहब ने काफ़ी उसके ऊपर मेहनत की और ज़रदारी साहब ने भी। तो अब देखना ये कि इंतखाबात के करीब जाके जो है वो ये कितनी मोमेंटम उनकी जो एक लोगों के साथ उनकी इंगेजमेंट है वो कितनी ज़्यादा जो है वो बढ़ती है और वो पंजाब के अंदर किस हद तक आगे जाती है। सो पंजाब एक इम्तिहान होगा, अदरवाइज खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी कैंपेन चलाई है। थैंक यू आसमा फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अभी ज़रा हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल एक डिफरेंट स्पोर्ट, हमारे लिए डिफरेंट स्पोर्ट की हम बात कर लेते हैं और हम बात कर रहे हैं एशियन बेसबॉल की। बेसबॉल की बेसिकली तो एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम एशियन बेसबॉल एंड अमेरिकन वो तो टूर्नामेंट का नाम एशियन बेसबॉल हो गया ना, वैसे बेसबॉल ही कर रहे हैं। ओके, देन आई शुड हैव बीन क्लियर। वी आर टॉकिंग अबाउट बेसबॉल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ चैंपियनशिप जो कि एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप है। उसमें पाकिस्तान टीम की बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दी गई है और दुनिया को काफ़ी हैरान भी कर दिया क्योंकि अब पाकिस्तान 20 बेसबॉल की आलमी रैंकिंग जो है ना वो 38th हो गई है। वैसे 38th एटलीस्ट आ गया है रैंकिंग में, लेट्स जस्ट से कि आ गया है। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप हाल ही में हुई है ताइवान में, जिसमें पाकिस्तान ने 11 दर्जे एक्चुअली तरक्की करके व्हिच इज क्वाइट उस चैंपियनशिप में हमने 5वीं पोजीशन हासिल की है। इसी कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग में भी वाज़ेह बेहतरी आई है और पाकिस्तान को एक और एजाज़ हासिल हुआ है कि एक पाकिस्तानी खातून हैं शहरबानो जो पहली सर्टिफाइड बेसबॉल कोच बन गई हैं और उन्हीं से हम बात भी करेंगे। कौमी बेसबॉल कोच शहरबानो ने हमें ज्वाइन किया। शहरबानो, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, बहुत ही आपका पैशन होगा डेफिनेटली फॉर दिस स्पोर्ट जो आप यहाँ तक पहुँच गई, हमारे साथ हैं शहरबानो। थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त, प्लीज़ टेल अस अबाउट इट और साथ साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं और इस स्पोर्ट को पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए ज़रा कंपेयर करें क्रिकेट से या किसी और से। इज़ दिस क्लोज टू हमारे ये वाले स्पोर्ट्स? एक्चुअली पाकिस्तान में बेसबॉल जो है वो भी इतनी सबको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की इतनी, और हमने इसी पे ही काम करना है स्पेशली वुमेन के लिए। जब हम जिस डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे जो स्पोर्ट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं जो हाईलाइट करते हैं दैट्स बास्केटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल नहीं है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमने इनिशियली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाकर उनके प्रिंसिपल टीचर से बात करनी है कि आप बेसबॉल को भी लेकर आएँ, क्योंकि जब तक हम इनिशियल लेवल पे बेसबॉल को नहीं लेकर आएंगे हम इंटरनेशनल पे नहीं जा सकते। व्हेन आई रिसेंटली वेंट टू ताइवान तो वहाँ पर हर सिटी में एक स्टेडियम था जो उनकी प्रैक्टिस के लिए था और उनके इंटरनेशनल मैचेस के लिए स्टेडियम्स अलग थे। सैडली इन पाकिस्तान हमारे पास एक भी स्टेडियम नहीं है। जब तक फीमेल्स फील्ड में नहीं खेलेंगी वो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं जा सकती वैसे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हम फेस करते हैं। अच्छा, आप कोचिंग ख़वातीन की टीम की करती हैं या फिर अदरवाइज़ भी आप कोचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं? मैं फीमेल से करती हूँ क्योंकि हमारी मेल कोच हमारी ख़वातीन की जो कौमी टीम है उसको आप कोच कर रही हैं। यू नो, बहुत से लोगों के लिए ये खबर होगी एक कि हमारी ख़वातीन की बेसबॉल टीम एग्जिस्ट करती है एंड नाउ दे आर डूइंग सो वेल एंड दे हैव यू नो मेड देयर मार्क। ये कब से सफ़र शुरू हुआ है? बिकॉज वी हैव हार्डली कम अक्रॉस एनीबडी इन आवर सराउंडिंग्स जो लड़की बेसबॉल खेलती है। एक्चुअली जो बेसबॉल स्टार्ट हुआ था वो 1992 में हुआ था मैन की स्टार्ट हुई थी, फिर उसके बाद सॉफ्टबॉल आई थी, सॉफ्टबॉल के बाद वुमेन बेसबॉल स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द पास 20 ईयर्स। और हमारी जो वुमेन बेसबॉल टीम है वो 16 नंबर पर आ रही है और हम इसी को हमने कोशिश करनी है कि हम उसको 16 से टॉप 10 पे लेकर जाएं।
वंडरफुल। तो हमारा अच्छा ये एक तो क्यूरियोसिटी है, नया स्पोर्ट है ज़्यादातर लोगों के लिए। आप अपना इंटरेस्ट बताएं कि आप इस लेवल तक कैसे पहुंची? आपने कब खेलना शुरू किया? हाँ, आपने कब किया? हम आप ही से ऑब्वियसली सीख पाएंगे। और इसकी टीम में कितने लोग होते हैं, और which also means कि इतनी खवातीन जो हैं वो बेसबॉल खेल रही हैं कि पूरी टीम बन जाए, कि पूरी टीम बन जाए पाकिस्तान में। बताइएगा शहरबानो। एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स का है। आई बिलोंग टू अ स्पोर्ट्स फैमिली। माय फादर वाज डीजी पंजाब और स्पोर्ट फॉर पंजाब, और एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ बेसबॉल। और उन्होंने 30 साल बहुत मेहनत की है इस बेसबॉल पे, और हम अब उसी लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये फेडरेशन जो है, इन्होंने फीमेल्स की डिफरेंट, हमने यूनिवर्सिटीज़ में टीम्स है हमारी, इंटर यूनिवर्सिटीज़ हमारी होती है, वेस्ट एशिया कप हमारा होता है। और इस जो बेसबॉल की टीम है उसमें 9 प्लेयर्स होते हैं जो इनफील्ड खेल रहे होते हैं, और इन सब का 9 सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। टोटल इसमें 6 कोचेज़ होते हैं, जिसमें से 2 फील्ड में होते हैं और 4 बाहर होते हैं जो वहाँ से गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, तो आपके पास फैसिलिटीज़ हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स कराती हैं, एंड इतनी कोई ग्राउंड एक आधी होगा मुश्किल मेरा ख्याल है जहाँ पे आप ये मुकाबले करा सकती होंगी। जी, हमारा बहरी टाउन में ग्राउंड है, वहाँ पर हम प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास स्टेडियम अवेलेबल नहीं है। और जब तक स्टेडियम नहीं आएगा, हमारी पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल लेवल पे वैसे परफॉर्म नहीं कर सकेगी। हम जितने मर्जी कोशिश कर लें, जब तक उनको प्रॉपर फील्ड ही नहीं मिलेगी। तो क्या कबाहत है, स्टेडियम क्यों आप लोगों को अवेलेबल नहीं होता? आप कौमी टीम है हमारी बेसबॉल की खवातीन की। एक्चुअली पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में वो तवज्जो नहीं है, वो स्पोर्ट्स को हाईलाइट शायद नहीं किया जा रहा कि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी आर आस्किंग फॉर अ स्टेडियम, लेकिन हमें वो मिल नहीं पा रहा। और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इवन कि डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की है, ख़ुद भी की है कि हमें फील्ड चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगी हम आगे जा नहीं सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो मेनली फोकस है वो बाकी स्पोर्ट्स में है, बेसबॉल में शायद अभी तक आया नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है। मे बी बड़ा हैवी टास्क जो है आपने शहरबानो अपने सर ले लिया है, बिकॉज यहाँ तो बाकी जिन स्पोर्ट्स के बारे में सुना भी होता है उसमें ही इतना ही मुश्किलात हैं, लेट अलोन अगर हम बेसबॉल की बात करें। बट गुड ऑन यू, ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए अच्छा स्पोर्ट भी है और आप बड़ी मेहनत भी कर रही हैं। कैसे जब आप रिक्रूट कॉल देती हैं लड़कियों को ऑब्वियसली शामिल हो, where do they come from? कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, या फिर आपको लिटरली सिरे से सिखाना पड़ता है ये स्पोर्ट? अच्छा, इसमें ये होता है कि हम जब रिक्रूट करते हैं तो हम फिज़िकल फिटनेस देखते हैं सबसे पहले, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। और जो लोग अच्छे हिटर हैं, जो अच्छे बॉलर थ्रो कर सकते हैं, जिनकी अच्छी रनिंग है, जो फिज़िकली फ़िट हैं, वो बेसबॉल में आगे आते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी बेसबॉल में आगे आते हैं जो जिनका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से नहीं होता, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें, तो हम उनको भी मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप आएँ, क्योंकि ये हमने भी अवेयरनेस देनी है। हम बहुत इनिशियल स्टेज पर हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के HEC की स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो आती हैं, कुछ क्रिकेट्स के प्लेयर्स भी हमारे साथ खेलती हैं। और ये इंटर यूनिवर्सिटीज़ इवेंट जो है हमारा हर साल होता है, और हमारी टीम बहुत अच्छी जा रही है इंटर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और How do you see the future of baseball, women baseball in Pakistan? मैं जो फ्यूचर देख रही हूँ बहुत अच्छा देख रही हूँ। Wonderful. क्योंकि आपका माशाल्लाह आपकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है। जी, आप देखिएगा एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन बहुत आगे जाएगी, स्पेशली वुमेन में, क्योंकि हमारी वुमेन जो है अब आगे आ रही है। और मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि जो फीमेल्स बेसबॉल में आगे आना चाहती हैं, जिनको इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम आपको ढूंढ रहे हैं। हमारे बेसबॉल फेडरेशन से रब्ता करें, और हमारा गूगल पे, व्हाट्सएप, हर चीज़ अवेलेबल नेट पर। हमारी साइट्स अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। वंडरफुल, थैंक यू सैयदा। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि हमारी आपको पता है ना, अब ज़रा ख़वातीन की, मनो आई एम वेरी क्यूरियस, और आप बड़ी इनकरेजिंग भी हैं और होपफुल भी हैं कि बहुत आगे जाएगा। नाउ वी डू हैव आवर विमेन एंड गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन हर कोई क्रिकेट में फिर आगे नहीं जा सकता। तो क्या वो लोग जो लड़कियां क्रिकेट में भी इंटरेस्टेड हैं बट एंड दे आर स्पोर्टी, दे वांट टू बी इन सम स्पोर्ट, वो भी बेसबॉल के लिए ट्राई कर सकती हैं? बिकॉज कुछ तो कनेक्शन बन ही रहा होगा। ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स बनेंगे बेसबॉल की,
क्योंकि ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस ऐसा होता है, उनको ऑलरेडी पता होता है कि हमने थ्रो करना है, हमने किस स्पीड में करना है, किस स्पीड बहुत मैटर करती है। बेसिक डायनामिक्स विद द बैट एंड द बॉल तो सिमिलर, एक चीज तो सिमिलर है जी। ऊपर से दोनों में हिट है तो ये दोनों में रनिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास ऐसी लड़कियां आती हैं जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से है तो वो बहुत आगे जाती है बेसबॉल में। बहुत शुक्रिया आपका सैयदा शेर बानो हमारे साथ मौजूद थी और बेस्ट ऑफ लक। बड़ा मुश्किल काम है, एक एस्टैब्लिश स्पोर्ट में ही अपने आप को मनवाना एक मुश्किल काम है, लेट अलोन स्पोर्ट को भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये हमने कुछ दिन पहले मेंस बेसबॉल की बात की थी, आप में से कितने को पता था कि भाई एक वुमेन बेसबॉल टीम भी एग्जिस्ट करती है, एंड यू नो दे आर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स एज वेल, एंड देयर आर गर्ल्स आउट देयर, आपने फुटेज भी देखी है, हु आर प्लेइंग बेसबॉल फॉर अ लॉट ऑफ अस। ये बड़ी एक सरप्राइजिंग साइट भी है। अच्छा, फिर आलमी रैंकिंग हमारे लिए तो मर्दों का बेसबॉल खेलना ये खबर है यहाँ पे। बेसबॉल इटसेल्फ इज अ खबर। हमने मूवीज वगैरह देखी होंगी बाहर, अमेरिकन कोई बड़े उनके स्टार्स होते हैं, हमने अपने कभी कोई ऐसी चीज देखी नहीं है। सो गुड ऑन अस करते ही कर देते हैं। गुड ऑन अस फॉर इंट्रोड्यूसिंग अनदर स्पोर्ट एंड गुड ऑन शेर बानो एज वेल। जरा मौसम का हाल जानेंगे और पूरे मुल्क में क्या मौसम रहेगा, क्या सूरत हाल है। शुमाली इलाकों में तो शदीद सर्दी पड़ रही है, मजमूई तौर पर मुल्क में मौसम खुश्क और सर्द है। पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में स्मॉग का इशू है, मसनूई बारिश भी करवा के देख ली लेकिन स्मॉग है। कराची के मौसम की बात करें तो एक वक्त था जब कहा जाता था कि कराची का मौसम महबूब के मिजाज की तरह होता है जिसकी पेश कोई नहीं की जा सकती। एक सेकंड, व्हाट Did you come up with that, अब्दुल्ला? कब अचानक बदल जाए। अब्दुल्ला, ये कोई नहीं कहता था, ये सिर्फ आप सोचते थे। महबूब के मिजाज जिसकी पेश कोई नहीं की जा सकती, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं तो हमारा मौसम भी थोड़ा सा टॉक्सिक है। वैसे आजकल तो ठीक ही है, इतना क्या बाहर निकल जाना चाहिए। खैर, मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियों ने कराची के मौसम को ऐसा लग रहा है कि मुतासिर किया और स्टेबिलिटी आ गई है महबूब के मिजाज में, गर्मी रह रहा है। पता नहीं कि कौन से अब्दुल्ला अपने एक्सपीरियंसेस को मौसम के साथ जोड़ा है, शहर के मौसम को। वैसे अब गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है। डेढ़ दिन से प्रिसाइसली डेढ़ दिन से थोड़ी सी ठंड हो गई है। मतलब आप टी शर्ट से जरा आगे बढ़े। भाई आपने मेरी शॉल नहीं आज देखी तो फिर निकल ही आई है। नहीं पहनती तो नहीं ठिठरती। नहीं, बट मैंने आपको पहले ही कह दिया, डिस्क्लेमर दे दिया था, दिसंबर है, सर्दी और नो सर्दी, सर्दियों के कपड़े जरूर निकलेंगे, तो लिहाजा वी आर ऑन इट। मूंगफली अलबत्ता आ गई है, मैंने नहीं खाई और मैंने खाई है, कल परसों लाया हूँ। गला खराब हो जाएगा, बता नहीं होगा। और ठेलों और दुकानों पे जरा नजर आ रही है लेकिन उस तरह से रश नहीं है। जरा ठंड पड़े तो मजा आए ना। कोयटे की हवाएं कराची वालों से सर्दी का तारुफ करवाएंगी तो जरा मजा आएगा। अभी नहीं कराया। अभी कोई खास सरदार सरफराज मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे मौसम का ही एक जायजा ले लेते हैं क्योंकि अब्दुल्ला ने तो बहुत शेर व शायरी कर दी मौसम के हवाले से। एक्चुअली क्या है, आने वाले दिनों में क्या सर्दी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही? सर्दी पड़ती होती है वो तो अमूमन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और फिर या जनवरी में पड़ती है और उतनी शिद्दत की अभी नहीं पड़ी, लेकिन कुछ पॉकेट्स में है ज़रूर खासी सर्दी है, लेकिन मैदानी इलाकों में उतनी ज़्यादा नहीं है और ख़ासकर सिंध में कुछ पॉकेट्स में अगेन यानी लाड़काना की तरफ और इस तरह से थरपारकर की तरफ रात के टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। कराची में अभी तक वही 14-15 का एवरेज ये फिगर चल रही है और जो कि उससे एवरेज से ऊपर है। यानी दिसंबर के महीने की एवरेज 12 से 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन उससे अभी तक ऊपर ही जा रहा है कराची का टेम्परेचर। तो बुनियादी तौर पर जो कोल्ड वेव का सबब बनती होती है, कोई वेस्टर्ली वेव जब आती है वो बारिश और बर्फ़बारी बरसाती है बेशतर इलाकों में, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर खासी उसकी पेनिट्रेशन होती है। तो उसकी वजह ये है कि अभी तक उतनी बहुत शिद्दत की सर्दी नहीं पड़ी, लेकिन जाहिर है कि जनवरी का महीना सर्द तरीन महीना होता है, तो जनवरी में इम्कान ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा नीचे जाएंगे और सर्दी फिर अच्छी खासी पड़ेगी। कराची में भी जनवरी में अमूमन ये होता है कि टेम्परेचर सिंगल डिजिट तक पहुंच जाया करता है कुछ दिनों के लिए। पॉकेट्स ऑफ सर्दी। जी, अब ज़रा कराची के बारे में सरदार साहब बता दें। खुनकी महसूस की जा रही है, वैसे बाकायदा सर्दी की आमद होगी भी या नहीं होगी? बस इसी तरह ही खिसक जाएगी। और स्मॉग भी है कराची में, वो भी एक इशू है। कराची में भी देखिए सर्दी की शिद्दत में उतना इजाफा अभी तक महसूस नहीं किया गया। उसकी वजह ये है कि अमूमन ये होता है कि जो साइबेरियन हाई प्रेशर एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है, तो फिर उसकी वजह से जो कोल्ड एयर इंड्यूस होती है वो फिर शुमाली इलाका जात से होती हुई और बलूचिस्तान यानी कंधार
कोयटा वाले कहते हैं कंधार की आवाज़ चली, और कंधार से जब यानी ऊपर उससे ऊपर आप नॉर्थ में जाएं तो साइबेरियन हाई प्रेशर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुआ अभी, तो उसकी वजह से यहाँ पर सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। जनवरी के पहले हफ्ते के अवाखिर में कराची में कुछ सर्दी में इजाफा देखने को मिलेगा। तो कराची में ज़ाहिर है कि पोल्यूशन या जो एयर क्वालिटी ख़राब होने की वजह यही होती है कि आजकल जो विंड का फ़्लो होता है वो अमूमन सहराई इलाकों से होता है, यानी डेज़र्ट के एरिया से विंड का फ़्लो होता है कराची के ऊपर शुमाल मशरक़ या शुमाल से, जब राजस्थान से और उधर थरपारकर डेज़र्ट की तरफ से हवाओं का रुख रहता है तो उससे एयर क्वालिटी ख़राब होती है, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं और सी ब्रीज़ कट ऑफ रहती है इन दिनों में। चूँकि नॉर्मली विंड शुमाल मशरक़ से चलती है, तो जब जिन दिनों में सी ब्रीज़ होगी, यानी 2 दिन बाद पार्शली सी ब्रीज़ बहाल होगी 22 तारीख को, ख़ासकर 22 और 23 को, तो फिर आप देखिएगा कि एयर क्वालिटी निस्बतन बेहतर हो जाएगी। चलें लेट्स सी। फाइनली लाहौर का भी बता दें, क्योंकि लाहौर में बहुत स्मॉग है, मसनूई बारिश ने कोई ख़ास उससे कुछ ख़ास फ़ायदा टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ, तो वहाँ क्या हाल रहेगा? बारिश कब होगी? होपफुली हो जाए। जी, लाहौर में जो स्मॉग की सूरत हाल है उसमें कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आई है। जो उन्होंने एक तरह से ना मसनूई बारिश करवाई, थोड़ी सी बहुत मामूली सी बारिश हुई है, बेशतर जगहों पर तो ट्रेसेस हुई हैं, यानी लेस दैन 1 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है बेशतर जगहों में। उसकी भी बुनियादी वजह ये थी कि वेस्टर्ली वेव गुजर रही थी और उस वेव के नतीजे में कुछ ना कुछ बादल आए, उन बादलों पे उन्होंने सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है इसका छिड़काव किया, तो कुछ प्रोसेस इनिशिएट हुआ और उसके नतीजे में वेरी लाइट रेन या ट्रेसेस हुई हैं बेशतर जगहों पे। तो जाहिर है कि वो जितना मॉइस्चर एक तरह से था उसने कंडेंस होकर नीचे बारिश की सूरत में आया, लेकिन उससे कोई ऐसी जब तक कि बहुत खुलकर बारिश ना हो जाए तो स्मोक सबसाइड नहीं होती। और आगे भी जो सिचुएशन है या सिनेरियो है अगले एटलीस्ट 10 दिन तक या 2 हफ्ते तक कोई ऐसी काबिल ज़िक्र वेस्टर्ली वेव नहीं है कि जब तक कि खुल के बारिश नहीं होगी और अच्छी बारिश नहीं होगी तो उस वक्त तक इस स्मोक में बेहतरी आने के कोई ख़ास इम्कान नहीं है। Alright, thank you so much, सरदार सरफराज साहब। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 है। इनफैक्ट लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। कराची 7वें नंबर पे है और एंड कराची इटसेल्फ एक्चुअली फील्स क्वाइट बैड, तो लाहौर को तो मैं इमेजिन कर ही सकती हूँ कि वहाँ क्या हाल होगा। हमें यहाँ पे जब हम 3-4 नंबर पर जाते हैं तो सांस लेना मुहाल हो जाता है, अजीब तबीयत हो जाती है। लाहौर तो मुसलसल नंबर 1 वेरी अनफेयर, वैसे बड़ा ही मतलब इतनी पॉपुलेटेड जगह और लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चों को, बूढ़ों को ख़ास तौर पे, बट दैट्स द एयर यू ब्रीथ। क्या कर सकते हैं, बस अपने घरों में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर प्योरीफायर्स लगवाएं। और कितनी हमें एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती हैं बिकॉज द सिस्टम डजंट वर्क राइट। खैर एयर क्वालिटी का हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब गैस खींचने की मशीनें लोगों ने लगाना शुरू कर दी हैं, यूपीएस पे तो वैसे ही पूरी दुनिया रह रही थी। हमें हर ऑल्टरनेटिव एक चीज़ चाहिए होती है टू सर्वाइव, तो एयर प्योरीफायर भी डाल दें इस चीज़ के अंदर। मतलब पहले कम खर्चे थे कि अब एक एयर प्योरीफायर भी सोचें करना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ डीह्यूमिडिफायर चाहिए होता है। people who actually who can, if they can, they migrate from Lahore during winters. चले जाते हैं तो वो एक लग्जरी है, एक लग्जरी है फॉर पीपल हु कैन। मतलब लोग अपने बच्चों को टीस भेज रहे हैं या अपने घर वालों को या अपने बुजुर्ग वालिदैन को किसी और शहर में बहन भाई रहता है तो उधर भेज दें। जी, समाज नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। और ये अज़्म है सिंध के ज़िला बदीन की एक बहादुर लड़की शाहीन गुल का, जो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना जानती हैं, मोटर बाइक चलाती हैं, शायरी करती हैं और सदियों पुराना साज चंग है, आई होप वी प्रोनाउंस इट करेक्टली, वो बजाती हैं जो इनके नज़दीक फरसूदा रिवायात के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का हथियार है। इसकी क्या हिस्ट्री है ये मतलब साज हमने नहीं लोगों को बजाते हुए देखा, ये हम खुद शाहीन से ही जानते हैं। शाहीन हमारे स्टूडियो में, वेलकम शाहीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। एक तो आपको देख के, आपका गेटअप वगैरह ये गियर देख के भी आप डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन कहाँ से हम बात स्टार्ट करें? क्या बदीन में रहते हुए आपका इतना इंडिपेंडेंट होना, खासतौर पे मोटर बाइक चलाना, यहाँ से बात शुरू की जाए? हाँ, यहाँ से की जाए क्योंकि इफ्तिदा यहीं से हुआ था, लग रहा था। तो मोटर बाइक बिल्कुल मैंने गांव में जब चलाई थी, मेरे मामू ने मुझे हेल्प आउट किया, पहले साइकिल सिखाने में, फिर बाइक सिखाने में। गांव में असल में हमारे सहन बहुत बड़े होते, तो हम गांव के अंदर ही, मतलब घर के अंदर ही बाइक में 2-2 घंटे चलाती थी और उतना था कि मैं कवर कर लेती थी, सहन इतना बड़ा था। तो यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद जो है वो चंग की बात आई, तो क्योंकि पहचान जो है अभी जो मेन सब्जेक्ट है हमारा वो चंग है,
तो लेकिन चंग भी क्या ये वहाँ का ही ये इंस्ट्रूमेंट है, बचपन में देखा हुआ है। कैसे आप, हाउ वर यू इंट्रोड्यूस्ड टू दिस इंस्ट्रूमेंट एंड व्हेन डिड यू पिक इट अप कि हाँ यार ये मैंने बजाना है? ये सुना था मैंने रेडियो पाकिस्तान पे। मैं हमेशा यही बात करती हूँ क्योंकि मेरी इब्तिदाई वहाँ से हुई है ना, तो रेडियो से नशर होता था, वो मैंने सुना, वहाँ से एक उनसियत हो गई उस साज से। साज से उनसियत हो गई, तब से लेके वो जो साज है अभी तक मेरे साथ। ऊपर करके साज दिखाएं कैमरा में। साज आपने ढूंढा भी तो होगा ना बदीन में? हाँ, नहीं बदीन में नहीं मिलता, हमें ये मिला था मिट्टी से। मेरे मामू की जॉब लगी थी पुलिस में, तो वो मिट्टी जाते थे, वहाँ पे उनकी जॉब थी। मामू से बड़ा डर लगता था ना, क्योंकि वो एक ख़ानदान में हमेशा एक बंदा ऐसा होता है जिससे सारे बच्चे डरते हैं। लेकिन मामू ने ही तो आपको हेल्प आउट भी किया, आपकी मोटर बाइक वगैरह वहीं से। वो दूसरा मामू था। अच्छा वो अच्छा मामू मेरे बाद में 3 मामू हैं। तो जो बड़ा मामू था उनकी जॉब लगी थी। अब मामू से बहुत डर था कि अब मामू को बोलूँ कैसे कि मुझे चंग चाहिए। उस वक्त जो शाहीन का पहला इम्तिहान था वो ये था कि मामू को जाके बोले कि मुझे चंग चाहिए, और चंग जो है वो जाहिर सी बात है अब बजाना नहीं है। चलो ठीक है, बच्ची समझ के मामू लेके आ गए, फिर सफ़र शुरू हो गया। फिर सीखा कैसे आप? प्रॉपर अगर सीखने की बात की जाए तो मेरा सेल्फ लर्निंग पे है। ठीक है। यूट्यूब पे इसकी वीडियोस हैं? यूट्यूब पे। ये कहाँ का इंस्ट्रूमेंट है एग्जैक्टली? इसकी तारीख थोड़ी सी अगर आप हमारे देखने वालों के लिए हमें बता सकें। लेकिन तारीख प्रॉपर जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो गई है इसकी डिस्क्राइब करना, क्योंकि हिस्ट्री में प्रॉपर एक ऐसा एक खित्ता नहीं मिला है जिसमें हम वाकई बता सकें कि ये यहाँ का है। क्योंकि इसमें आप क्लियर हो जाएगा कि इस साज के दुनिया भर में 1000 नाम है। अच्छा। माउथ हार्प, ज्यूज हार्प, जॉ हार्प, मोरचुंगा और मोरचंग, मोरसिंग और चंग। हाँ, तो ये तो मुझे पाकिस्तान में ज़्यादा इस सिंध में बजाया जाता है या पख्तूनख्वा में बजाया जाता है या बलूचिस्तान में बजाया जाता है? ये हिडन रहा है बहुत, और जो खुल के सामने आया है वो सिंध की साइड पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है ना थरपारकर की साइड पे चरवाहों का साज जो हम कहते हैं इसे, तो वहाँ पे ज़्यादा वो था, चरवाहे जाते हैं, फिर उसमें अपनी हॉबी के तौर पे वो प्ले करते रहते हैं। अभी भी राजस्थान साइड पे, तो हम तो एक ही थे ना, बाद में हम भाई भाई हो गए, तो राजस्थान साइड पे अभी भी इसके मतलब इसका काफ़ी ट्रेंड है वहाँ। मतलब अगर हम कभी आपकी साइड ऑफ द मदीन वगैरह में जाएं तो ये कॉमन हमें एक इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं है। अभी आपको अब आप ही होंगी जो बजा रही होंगी? फीमेल में मैं ही हूँ। फीमेल में मुझे अभी तक कोई नहीं टकराई। इवन आप भी शायद ढूंढें, पाकिस्तान में फीमेल नहीं है। कोई होगी किसी गांव में तो वो पता नहीं है। अच्छा, क्यूरियोसिटी लेवल जो है ना पीक कर गया, हम इसकी साउंड सुनना चाहते हैं। शो और हम वेरी डिफरेंट आपकी तो बहुत मुख्तलिफ है। हाँ। ये आजकल का जो टेक्नो मॉडर्न म्यूजिक है, जी एक स्ट्रिंग है इसकी, मॉडर्न म्यूजिक है, उसमें भी बड़ा परफेक्टली फिट बैठेगा ये साज। हाँ, ये मैंने अभी जो यूरोप की साइड पे प्ले हो रहा है वो रॉक में प्ले हो रहा है, हम यहाँ पे फोक में कर रहे हैं, तो फोक और रॉक दोनों में प्ले हो सकता है। ये तो टेक्नो एंड इलेक्ट्रिक एंड वो वाला साउंड। हाँ, इसकी बहुत खूबसूरत जाएगी। इसको हम ऊपर सांस खींचते तो ये आवाज आती है जैसे कि ठीक है। अब इसको थोड़ा यूं कर ले, ज़बान अभी आप सांस बाहर निकाल, नहीं अंदर खींच रही हूँ। अब देखिए मैं ज़बान को थोड़ा सा अंदर मूव करूंगी तो उसकी साउंड चेंज हो जाएगी। जब आप अपने आप को बजा रही हैं, आप एंटरटेन कर रही हैं अपने दोस्तों को, फैमिली को, इसमें डिफरेंट ट्यून्स भी हैं या देयर इज वन पर्टिकुलर? देखिए इसमें जो सुर आते हैं ना वो 2 सुर आते हैं। इसमें सुर आते हैं सा और पा का सुर आता है, और स्केल इसकी एक होती है। मतलब मेरे पास अगर 12 चंग मौजूद हैं तो मैं उसका अलग अलग, हर चंग का स्केल अलग होगा। किसी का बी मेजर होगा, किसी का सी माइनर होगा, किसी का डी मेजर। मैं सेट कर सकती हूँ क्योंकि स्ट्रिंग एक है, ये स्ट्रिंग एक है। मुझे जो मिल रहा है ना अभी भी मैंने रिसेंटली इस हफ्ते मैंने 3 चंग मंगवाए, मगर वो प्रॉपर जो है ना ट्यून नहीं है। वो फिर यहाँ पे मैं बैठ के उनको, एक उस्ताद है हमारे जफ़र साहब जो कि नापा में होते हैं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में या कराची में आपको एक ही वाहिद शख्स मिलेगा जो कि अब पुराने साजों की ट्यूनिंग करता है। तो जैसे गाड़ी की ट्यूनिंग होती है तो गिटार की ट्यूनिंग हाँ, तो ये ज़रूरी है। तो स्केल पे लाना वो ज़रूरी है। शुरू में समझ नहीं आता था, अब जाके जितना ज़्यादा खेल रहे ना इस साज के साथ, इनकी गहराइयाँ पता चल रही है। मज़े की बात कि एक एक्सपेरिमेंट मेरा चल रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है।
आई वॉज टेकिंग मेडिसन, क्योंकि वो हर बंदा जो है ना, यहाँ पे एक और भी मसला होता है कि हम नींद की गोलियाँ ले लें या साइकेट्रिस्ट की, तो यहाँ पागल माना जाता है। हालांकि वो एक कॉमन उसको चीज़ को करना चाहिए कि नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल वो जो मेरी पिल्स थी ना, आफ्टर यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूसली 2 मंथ, तो मेरी पिल्स खत्म हो गई जो कि मैं 4 साल से खा रही थी। You don't need it anymore. मतलब आपको मेडिकेशन की feel depressed anymore. Yeah. अच्छा, तो ये आपकी वो भी इतना वो रिलीफ मिला है आपकी सेल्फ बीइंग के लिए, मतलब बहुत ही बिल्कुल जबरदस्त। वैसे तो कहते हैं साज बजाना हो या कोई भी हॉबी हो, आपको बहुत एक रिलीफ फराहम कर सकती है आपकी प्रेजेंट मेंटल स्टेट से। जब पहले मेरा जो दौर था 2-3 साल पहले का था, उसमें मैंने उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया जितना मैंने अब जाके इसको इतना एक्सप्लोर किया है ना डीपली। और स्पिरिचुअली इसने मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लिया है। डिप्रेशन लेवल मतलब गॉन, टोटली गॉन। आई एम मतलब मैं ऐसा कहता है ना, वजूद मेरा धुल चुका है अब। मेरी सोचने की जो एक सतह थी वो वसी हो चुकी है। वंडरफुल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक जल्दी से खबर शामिल करनी है और फिर हम आपसे कुछ और धुन भी सुनेंगे। भाई, इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग और नस्ल कुशी पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। हर शख्स अपनी कैपेसिटी में एहतजाज कर रहा है। कुछ लोग बायकॉट कर रहे हैं, कुछ लोग रैलियों में शिरकत करते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपने अपने अंदाज़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और पाकिस्तान में फ़ैशन कैलेंडर में हर साल ब्राइडल कुट्योर वीक होता है। लाहौर में हुआ, ज़बरदस्त हुआ। और हाल ही में ब्राइडल कुट्योर वीक में भी फ़लस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए कोफिया, जो क्या इसे एग्जैक्टली कहते हैं, हाँ, कफ़ाया, हम एक मेंस वेयर डिज़ाइनर हैं इमरान राजपूत, उन्होंने अपने शो का जो फिनाले है उसमें तमाम मॉडल्स को वो स्कार्फ दिया और उन्होंने अपने अंदाज में विजुअल्स आपको दिखा भी रहे हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हुई, बिकॉज दिस वाज डिफरेंट। इट वाज एन इंटरेस्टिंग वे टू गिव ट्रिब्यूट टू द पैलेस्टीनियंस। और वैसे तो हम कहते हैं ना कि एहतजाज भी करें, लेकिन ज़िंदगी भी साथ साथ चल रही होती है, तो उसमें ही उन्होंने इसका मैसेज जो है वो भी दे दिया। और आपके सबके पसंदीदा एहसन खान जो हैं वो इसमें शो स्टॉपर थे। उन्होंने एक प्लाकार्ड उठा रखा था, फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी होम, पीस फॉर पैलेस्टाइन। और तमाम मॉडल्स जिन्होंने वैसे तो अपने ज़ाहिर है जो शादी ब्याह के कपड़े ही यहाँ पे शो केस किए जा रहे थे, एंड में फिनाले जो होता है उन सब ने ये कफ़ाया जो है या इसके मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं, फ़लस्तीनियन स्कार्फ आप इसको कह दें, अब तो आइडेंटिटी बन गई है फ़लस्तीनियों की ये। तो सारों ने ये पहना एंड दिस इज़ अ गुड वे। बड़ी तारीफ है एक्चुअली इस स्कार्फ की भी। जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट किया तो वहाँ पर इस स्कार्फ का इस्तेमाल उस वक्त फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ताकि जो ब्रिटिशर्स जिनको बागी समझते थे उन्हें आइडेंटिफाई ना किया जा सके और लोग उनकी मदद भी कर सकें। सो वो भी फिर यासिर अरफात जो हैं उन्होंने तो अपनी ओढ़ना बिछोना जिसे कहते हैं ना, तो एक ऑलमोस्ट इतना उनके साथ आइडेंटिफाई हुआ कि एक फैशन स्टेटमेंट भी बन गया। कोई तस्वीर लोग कहते हैं दुनिया में मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने ये स्कार्फ ना पहना हुआ हो। दैट्स राइट। अच्छा जी, ये तो हम बात कर ही रहे हैं और शाहीन गुल हमारे साथ भी हैं। आपका म्यूज़िक हमें बहुत अच्छा लगा है, लेकिन जल्दी से ये भी बता दें, आपने मोटर बाइक पे मतलब पूरा पाकिस्तान फिर लिया है अब तक या नहीं? अभी देखिए, सफ़र तो ज़िंदगी का जो है वो जारी ही रहता है, तो अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है बाइक को लेकर ना। तो अभी नेक्स्ट उसमें है टारगेट में कि कुछ लड़कियां जो स्ट्रॉन्ग और जिनकी बाइक राइडिंग अच्छी है उनको करके फिर एक ग्रुप प्लान किया जाए जिसमें हम नॉर्दर्न कवर करें या ऑल पाकिस्तान टूर। बहुत आला। और अब तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स वगैरह होते भी हुए हैं जिनका आप भी हिस्सा बन सकती हैं। ये चंक के ऊपर जरा हम वापस आते हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट किया, किसी और म्यूजिशियन के साथ? कराची तो हब है और आपको पता है कि यहाँ बहुत म्यूजिशियन वो मिलते हैं एक दूसरे को, बिकॉज हर किसी को एक नया। अभी मेरा ख्याल है कि जियो पाकिस्तान में आई हैं तो फिर कोलैबोरेशन के मौके भी और ज़्यादा मिलेंगे। ज़रूर, वो तो बिल्कुल है। अभी नापा के कुछ दोस्त हैं जिनके साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि वो अभी कहता है ना कि अधूरी पेंटिंग और अधूरा मेकअप नहीं देखना चाहिए, तो इसी तरह अधूरा जो प्रोजेक्ट है वो भी अभी उसको पब्लिक करना ये नहीं, मगर ये है कि हाँ, मगर ये है कि इंशाल्लाह सून हम एक खूबसूरत सी चीज़ जो है वो कोलैबोरेशन के साथ एक बहुत आला रॉक का कॉम्बिनेशन। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझाएंगी आप? ये आप यहाँ पे दांत में अटका रही हैं या क्या कर रही हैं, और उसके बाद ये स्ट्रिंग बजा रही हैं एंड यू आर प्लेइंग द साउंड
आप अपनी सांस की मूवमेंट से साउंड को कंट्रोल कर रही हैं? इसमें 4 चीज़ें काउंट होंगी। एक तो इसकी स्ट्रिंग है जिसको हम उंगली के रक्स से हम मूव करते हैं इसको। स्ट्रिंग, उंगली, ज़बान, सांस, गला, ये 4 चीज़ें जो है ना आपकी एक साथ जब कंबाइंड होती है। आप सांस बढ़ाएंगी या कम लेंगी या ज़बान की मूवमेंट चेंज करेंगी तो इसकी आवाज़ बदल जाएगी। हाँ, और ऑफ कोर्स जिस तरह आप इसकी स्ट्रिंग हिला रही हैं वो भी प्ले करेगा। लेकिन इसमें वो जो नोट है वो तो सिंगल नोट ही रहेगा, सिंगल नोट रहेगा, है ना, क्योंकि वो स्ट्रिंग स्केल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, स्केल कहते हैं हम, बिल्कुल सिंगल स्केल पे ये काम करेगा। सुर इसमें 2 आएंगे। इसका जो ट्यून या इसकी धुन जो क्रिएट होती है वो फिर सांसों की, गले की जो है और ज़बान की। थैंक यू वंडरफुल, and we're going to see you tomorrow. Thank you Shaheen for being with us. Bye, see you. Thank you. ज़बरदस्त।